सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, नोटबुक और पेन साथ में रखें। आप 12th क्लास में हो या टीचर हो या फिर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना ताकि सब कुछ आपके पास पहुंच जाए। काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा और एग्जाम ओरिएंटेड होगा सब कुछ। और 12th वाले बच्चे खासकर इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रहा हूं बेटा कि आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म आपको यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा 1889 से 1937। यहां पर एक चीज आप नोट कर लेंगे, जन्म की बात की जाए 30 जनवरी 1889 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। ठीक है, क्योंकि 12th में अच्छे नंबर लेने आपको 30 जनवरी आप लिख लेंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी। और यहां पर 1937 में इनका क्या हुआ, निधन। इसके आगे आप लिख लेंगे 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 1937 को इनका क्या हुआ, निधन हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एक और खास चीज आप देखेंगे, जयशंकर प्रसाद का संबंध रहा है छायावाद से। और छायावाद के अगर समय की बात की जाए 1918 से 1936 माना जाता है। 1918 से 1936। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि ये छायावाद से संबंधित और कभी कौन कौन हो सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो यहां पर हम नाम लेंगे महादेवी वर्मा, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। और बचा लास्ट नाम जयशंकर प्रसाद, छायावाद के 4 स्तंभों में से ये भी एक है। तो सीधी सी बात आप समझिए, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद पंत या फिर आप कहें सुमित्रा नंदन पंत या कहें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लास्ट है महादेवी वर्मा को काउंट किया जाता है, गिना जाता है। दूसरा, एक और खास बात आप यहां पर देखेंगे, छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। लिख लें बेटा, इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे जब आप देखें। ये जो आपकी किताबों में है, मीन्स एनसीईआरटी बुक्स में है या आप सीबीएसई के सिलेबस में कह सकते हैं, वो तो आप लिखेंगे ही, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जब आप लिखेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर आपको पक्का मिलेंगे। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। ओके, और ज़्यादा गहराई में मैं जाऊंगा नहीं तो यहाँ पर वृत्त्री और लघुत्री भी आता है, लेकिन वो अभी फिलहाल आप उसको ड्रॉप कर दें, क्योंकि हम ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सको। क्योंकि कोरोना काल चला हुआ है, मुझे पता है, तो आपके लिए फिर से मैं एकेडमिक वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो जितना उसके इसे आप शेयर करेंगे ताकि औरों का भी भला हो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ठीक है, जन्म यहाँ पर हमने किया 30 जनवरी 1889 को जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। 15 नवंबर 1937 को क्या हुआ, इनका निधन हुआ। अब बात करें इनके जन्म की, तो जन्म हुआ काशी में। भाई, इनका जन्म कहाँ हुआ, काशी में हुआ बेटा। विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं तक पढ़े, ये 8वीं तक ही पढ़ पाए थे। किंतु स्वाध्याय क्या होता है, सेल्फ स्टडी। जैसे अब कोरोना काल में क्या है, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बस हम तो घर बैठकर आपको क्या है गाइडलाइन दे रहे हैं, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं बेटा उसे स्वाध्याय कहते हैं या सेल्फ स्टडी कहते हैं। या एग्जाम के टाइम आप जो करते हैं उसे क्या कहेंगे, मैंने स्वाध्याय से ही अपनी पढ़ाई की है। क्योंकि आप स्कूल में तो जा नहीं रहे, लेकिन काम तो आपको मिल रहा है, लेकिन आप जो कर रहे हो वो क्या है, स्वाध्याय। इट मीन्स सेल्फ स्टडी। समझना है बिल्कुल, हमें किसी भी चीज़ को क्रैम या फिर रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। ठीक है, तो स्वाध्याय द्वारा उन्होंने क्या किया, संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का क्या किया, गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र, पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। भाई, इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वो प्रकांड विद्वान से मतलब उनको नॉलेज थी, ज्ञान था, उन्हें पता था उनके बारे में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और एक्स्ट्रा मैं आपको बता दूं। भाई, इनके माता पिता की अगर बात करें तो इनके माता का नाम था मुन्नी देवी। लिख लें बेटा इसे प्लीज़, मुन्नी देवी क्या था, इनकी माता का नाम था। ये आपकी बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लिख लें मुन्नी देवी। ठीक है, अब चलते हैं इनके
मतलब पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था देवी प्रसाद। क्या था? पिता का नाम था देवी प्रसाद। लिखते रहें, सुनते रहें, समझ में पक्का आएगा। ओके, देवी प्रसाद। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से आपको देखना है और मुझे भी आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए, अब क्या था, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। माता का नाम क्या था? मुन्नी देवी। और लगे हाथों इनके गुरु का नाम क्या था? मोहिनी लाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर लिख देता हूं मैं। इनके गुरु का नाम क्या था? मोहिनी लाल। लिख लें, इसे भी इंपॉर्टेंट है। मोहिनी लाल क्या थे? इनके गुरु थे, ठीक है। और रही बात अगर जयशंकर प्रसाद, यहां पर देखिए प्रसाद जी, अब प्रसाद जी की जगह आप बोल सकते हो झारखंडी या कलाधर। ये इनके बाल्य नाम कह लो या फिर उपनाम थे, झारखंडी और कलाधर। ये भी आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा और जानें तो ये क्या थे? अत्यंत सौम्य, शांत, गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। अब परनिंदा किसे कहेंगे? परनिंदा मतलब दूसरों की बुराई करना। ऐसा होता है ना, हम किसी के साथ बैठते हैं, हम तीसरे के बारे में क्या है बोलना स्टार्ट कर देते हैं, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, तो उसे परनिंदा या मीन्स इंग्लिश में आप कहेंगे बैकबाइट, चुगली करना या निंदा करना। आत्मस्तुति दोनों से क्या थे? ये सदा दूर रहते। आत्मस्तुति क्या होता है बेटा? अब मैं कहूं यहीं पर कि मैं तो बड़ा अच्छा पढ़ाता हूं, ये तो आप डिसाइड करोगे, ये निर्णय तो आप लोगे ना, प्रदीप सर कैसा पढ़ाते हैं। तो आत्मस्तुति अपनी प्रशंसा अपने आप करना। तो परनिंदा दूसरों की बुराई मतलब, और अपनी प्रशंसा से वो हमेशा क्या रहते थे? दूर। कौन? जयशंकर प्रसाद। झारखंडी भी कह सकते हो, कलाधर भी कह सकते हो। इसे नोट करते रहना बेटा साथ के साथ। अब आगे देखिए, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, मूलतः कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का क्या किया? सृजन किया। अब यहां पर एक सृजन वर्ड को आप देख रहे हैं, शब्द को देख रहे हैं, तो सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना, या आप कह सकते हो रचना करना, ठीक है। क्योंकि जब हम देखिए ऐसे जब एक एक करके हम शब्दों को सीखते जाते हैं तो शब्दों का जाल बन जाता है और फिर बोलने की कला आती है, फिर आप अपनी बात को किसी भी ढंग से घुमा फिरा कर रख सकते हो, ठीक है। तो सृजन मतलब निर्माण करना, रचना करना। अब आगे देखिए, प्रसाद साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। देखिए प्रसाद का जो साहित्य, साहित्य से अर्थ क्या लेंगे? देखिए साहित्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब साहित्य से अर्थ क्या लेंगे हम? साहित्य से अर्थ ज्ञान राशि के संचित कोष को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। यह संकुचित अर्थ है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। और साहित्य का शाब्दिक अर्थ वैसे मैं आपको बताऊं, अगर बिल्कुल ही आपको समझना है, जो सबका भला चाहने वाला हो और या हितकारी हो। साहित्य भाव साहित्यम, जो सभी का हित चाहता हो। तो प्रसाद का जो साहित्य है, साहित्य से मतलब बेटा उनकी कविताएं, रचनाएं, उपन्यास जो भी हम पढ़ेंगे वो उनका क्या है? साहित्य है। अब उसके अंदर क्या मिलता है? राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है। राष्ट्रीय जागरण से मतलब जो राष्ट्र को चेताए, जो राष्ट्र को मतलब बताए कि क्या सही और क्या गलत, उनको चेताने के लिए क्या है? कारगर है या कारगर सिद्ध हुआ है। अब संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने यह काम किया है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, नाटकों में क्या किया? प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से। प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव से अर्थ यहां पर क्या लेंगे? गौरव मतलब जो भी हमारे पुराने समय में क्या था, जो हमारे लिए एक तरीके से मतलब जिनके ऊपर हमें गौरव महसूस होता है या प्राउड फील होता है, उस तरह की कहानियों को लिया नाटकों में, या फिर आप कहोगे उन विषय को लिया जिससे हमारे अंदर राष्ट्रीय जागरण के स्वर क्या हो? हमारे अंदर राष्ट्रीय जागरण के स्वर पैदा हों, ठीक है। अब उनकी कविताओं में, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। ओके, इनकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती हैं। भारतीय संस्कृति से मतलब हमारे भारत देश की संस्कृति कैसी रही, किस तरह के जीवन मूल्यों को अपनाकर हमने देश को आज़ाद कराया, या फिर हम आज़ाद हुए, या फिर कैसे कैसे परिवर्तन के साथ हमारे जीवन मूल्य बदले और भारतीय संस्कृति में जो बदलाव हुआ, इनकी कविताओं, कहानियों में मिलता है। अब आगे देखिए, प्रसाद ने कविता के साथ साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध, अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर, अब इनकी प्रमुख रचनाएं की बात करें, अजातशत्रु इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे।
स्कंदगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और चंद्रगुप्त, राजश्री, फिर है ध्रुव स्वामिनी, नाटक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, जब एग्जाम में ये आपका आएगा जीवन परिचय तो इस तरीके से आपको कुछ रचनाएं याद होनी चाहिए। कंकाल, तितली, इरावती इनका क्या है, अपूर्ण क्या है, उपन्यास है। फिर आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप कहानी संग्रह हैं इनके। फिर है बेटा काव्य और कला तथा अन्य क्या है इनके निबंध संग्रह हैं। झरना, आंसू, लहर, कामैनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक क्या है, कविताएं हैं। देखिए रचनाओं को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए आप बिल्कुल थोड़ा कंसंट्रेट करें, सुनने से देखने से याद होता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करने में मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको इसे हर हाल में आज याद करना है, टारगेट होना चाहिए। देखिए रचनाओं की बात करें, अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, नाटक है इनके। फिर कंकाल, तितली, इरावती इनके क्या हैं, उपन्यास हैं। फिर एग्जामिनर आज या कल जो आपका टेस्ट लेने वाला उसमें आएगा भाई जयशंकर प्रसाद के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, इरावती। याद करना है बेटा अभी। फिर आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप क्या है इनके, कहानी संग्रह हैं, ठीक है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध इनके क्या हैं, निबंध संग्रह हैं। उसके बाद झरना, आंसू, लहर, कामैनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक क्या है इनकी, कविताएं हैं। अब आपके जो 12th क्लास है उसमें हमें 2 कविताएं इनकी मिलेंगी, एक है देवसेना का गीत, ठीक है, और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। सबसे पहले हम देवसेना का गीत है जो उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ये कहां से लिया गया। ये लिया गया स्कंदगुप्त नाटक से। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है। जो देवसेना है वो मालवा के राजा हैं, बंधु वर्मा उसकी क्या है, बहन है। हूणों के आक्रमण से आर्यवर्त संकट में है। देखो हूणों ने आक्रमण कर दिया है और आर्यवर्त क्या है, संकट में है। देवसेना के भाई का नाम है बंधु वर्मा और जो कहाँ का राजा है, मालवा का राजा है। सुनते रहें, बिल्कुल याद हो जाएगा। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है, या फिर कहेंगे राजा बंधु वर्मा की बहन है देवसेना, और राजा बंधु वर्मा कहाँ के राजा हैं, मालवा के। और देवसेना का जो गीत है स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। उन्होंने आक्रमण कर दिया और आर्यवर्त क्या है, संकट में हो जाते हैं, और बंधु वर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीर गति प्राप्त होगी। अब बंधु वर्मा सहित परिवार के सभी लोगों को वीर गति से मतलब क्या लेंगे, वो शहीद हो गए बेटा, मतलब मारे गए वो जो भी आक्रमण हुआ। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए हैं, लेकिन देवसेना बच जाती है। कौन बच जाती है, देवसेना। तो वो क्या है, वो प्रण लेती है कि मैं अपने भाई के सपनों को, जो भी सपने सजोए थे उसके भाई ने, उनको पूरा करेगी, और राष्ट्र सेवा का भी व्रत लिया उसने, ठीक है, क्योंकि वो बच गई थी। अब जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। भाई देवसेना किसको चाहती थी, स्कंदगुप्त को। ध्यान से सुनना है, देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी, किंतु स्कंदगुप्त, अब स्कंदगुप्त क्या है, उल्टा मामला होता है, आजकल ऐसा ही चलता है। स्कंदगुप्त क्या थे, मालवा के धन कुबेर की कन्या। अब ध्यान से देखना, मालवा के कौन थे, धन कुबेर की कन्या, उसका नाम क्या था, विजया का सौपन देखते थे। देवसेना स्कंदगुप्त से प्यार करती थी, या प्रेम कहेंगे आप, या उसके लिए चाहना थी, लेकिन स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया के सौपन देखते थे। उल्टा था, देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त किसको चाहता था, धन कुबेर की कन्या विजया को। और यहाँ पर मालवा के राजा कौन थे, कमेंट कर दें एक बार, कौन थे, ये थे हमारे बंधु वर्मा। और वहीं जहाँ के बंधु वर्मा थे मालवा के राजा, वहीं के थे मालवा के धन कुबेर की कन्या। धन कुबेर एक व्यक्ति का नाम आप कह सकते हैं, विजया के आप पिता का नाम कह सकते हैं। तो स्कंदगुप्त किसके सपने देखता है, विजया के। भाई जीवन के अंतिम मोड़ पर, जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता है। अब यहाँ पर देखिए भाई, अंतिम मोड़ पर देवसेना को पाना चाहता है, क्योंकि स्कंदगुप्त को ना तो विजया मिली ना देवसेना। तो लास्ट में अंतिम क्षणों में वो सोचता है क्यों ना देवसेना ही
देवसेना को ही पाले। लेकिन यहाँ पर देखिए, देवसेना तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है। ठीक है, अब क्या हुआ, देवसेना ने तो भाई एक तरीके से मतलब सब कुछ त्याग दिया। ठीक है, और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर देखेंगे भाई स्कंदगुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती। भाई स्कंदगुप्त ने कहा, भाई मनाया, लेकिन वह तैयार नहीं होती। स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। देखिए, स्कंदगुप्त और देवसेना दोनों आजीवन क्या रहते हैं, कुंवारे। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना सो जा, जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसके द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है। आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेती हूँ। तब वह गीत गाती है, इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज लिख लेंगे, आहा वेदना मिली विदाई। ठीक है, आहा वेदना मिली विदाई। ओके, ये किसकी पंक्ति है, देवसेना गाती है। कब, जब भाई स्कंदगुप्त उनसे फिर से आग्रह करता है, लेकिन वो तैयार नहीं होती है, और वो फिर क्या कहती है, इन पंक्तियों को कहती है, आहा वेदना मिली विदाई। सीधा एग्जामिनर पूछेगा, आहा वेदना मिली विदाई किसकी पंक्तियां हैं, तो आंसर क्या होगा, जयशंकर प्रसाद की। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, देवसेना के गीत से ली गई हैं। देवसेना का गीत कहाँ से लिया गया है, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। यह आपको याद होना चाहिए बेटा। ओके, अब आगे देखिए, अब देवसेना का गीत कविता में क्या है, देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए, मतलब नजर डालते हुए, अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर, अर्थात जीवन संध्या की बेला में, वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। मतलब यौवन मतलब जब वो क्या थी, एक यौवन अवस्था, मतलब आप कहेंगे यंग एज जिसे कहेंगे, उसमें उसने क्या अपने जो जो क्रियाकलाप किए उसको याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए कर्मों की श्रेणी में रख रही है। मतलब वो क्या कह रही है, जो भी उसने यौवन में, मतलब जब वो यंग मतलब जैसे बेटा अब आप हो, ये आप लगा लें 17 से 18 साल की जो एज होती है, उसमें क्या होते हैं आप, यौवन, यंग होते हैं। तो जो भी क्रियाकलाप, जो भी एक्टिविटी किए, वो क्या कहती है, मैंने भ्रमवश किए, और उनको भाई भ्रमवश ही मान रही है कि मेरे से तो गलती हो गई। उस समय की गई नादानियाँ मतलब जो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या कर दिया है। नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों से आंसू अजसर धारा बहती जा रही है, मतलब वो रो रही है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे, अपने आसपास सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती हैं, और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। कौन, देवसेना। अब आगे देखिए, फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, उसे बचा नहीं सकी, यही विडंबना है। कौन सोच रही है ऐसा, देवसेना। यही वेदना है, यही उसकी पीड़ा है। वेदना मतलब पेन, पीड़ा। ठीक है, प्रलय स्वयं देवसेना के जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी दुर्तमान दुर्बलताओं और हारने की निश्चितता के बावजूद प्रलय से लोहा लेती रही। इससे अर्थ क्या लेंगे आप, देखिए, वह दुर्बलताओं से हारने की निश्चितता के बावजूद, मतलब वो हारी भी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रलय से लोहा लेती रही, मतलब उसने कभी हार नहीं मानी। बेटा आपको भी हार नहीं मानी है, 12th में अच्छे नंबर लेकर आना है। ठीक है, गीत के शिल्प में रची हुई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती चलती है। देखिए, ये जो देवसेना का गीत है, शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी कविता के बारे में, जो कि जयशंकर प्रसाद की है, और आपको दोनों कविताओं को पढ़ना है। फिलहाल जीवन परिचय ही आपको पढ़ना है, इसे बिल्कुल दिमाग में रखें, और ये भी याद होना चाहिए देवसेना के गीत में क्या कहानी है, या क्या किस विषय के बारे में बताया गया है। ऐसे ही कार्नेलिया गीत के बारे में आपको पढ़ना है, और पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, क्योंकि बेटा अब देखिए स्कूल खुलने रहे हैं, तो आप सभी को तैयारी करनी पड़ेगी घर बैठे। ठीक है, कार्नेलिया का गीत,
देखिए चंद्रगुप्त नाटक का यह प्रसिद्ध क्या है, गीत है। अब वो था स्कंदगुप्त से, ये क्या है चंद्रगुप्त से, कार्नेलिया। इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे आंख में क्या होता है, चंद्र होता है, चंद्र, कार्नेलिया। और देखिए आइस के किसी पार्ट को कार्नेलिया भी कहा जाता है। वैसे साइंस के बारे में कम नॉलेज है, लेकिन फिर भी मैचिंग करने के लिए बता रहा हूँ। कार्नेलिया में क्या होता है, चंद्र। आंख में देखेंगे कार्नेलिया एक पार्ट होता है, और उसमें आइस में आप देखेंगे राउंड में होता है, जिसे चंद्र आप कह सकते हैं, तो भूलोगे नहीं। कार्नेलिया का गीत कहाँ से ले गए, चंद्रगुप्त नाटक से। ठीक है, अब देखिए यह एक प्रसिद्ध गीत है, मतलब फेमस है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है। अब कार्नेलिया कौन है, सिकंदर का सेनापति कौन है, सेल्यूकस, और उसकी बेटी कौन है, कार्नेलिया। सिंधु के किनारे ग्रीक सिवर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। सिंधु के किनारे ग्रीक सिवर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो क्या बोलती है वो, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूं। कहाँ, देखिए इधर, वहीं पहुंच गई हूं जहां के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ वह, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं, भूल तो नहीं गई। तब वह यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण मधुमेह देश हमारा, कार्नेलिया ने गाया। देवसेना की अगर बात करें, आहा वेदना मिली विदाई। इन दोनों पंक्तियों को आप याद रखेंगे। व्याख्या के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब व्याख्या करने के लिए यहाँ से पद्यांश आएगा। और जीवन परिचय मैंने आपको करा ही दिया है, थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो सभी इसे ध्यान से सुने। इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारत वर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया गया। फिर से देखिए, यह जो गीत है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इस गीत में हमारे देश की गौरव गाथा, मतलब प्राचीन काल में हमारे देश का गौरव क्या था, क्या क्या खास बातें थी, तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता, मतलब एक तरीके से पहचान के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना, लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। यही मायने में भारत देश की, यही सही मायने में भारत देश की क्या है, पहचान है। देखिए, हम अनजान को भी सहारा देते हैं और लहरों को भी किनारा देते हैं, मतलब हम किसी को असहाय नहीं छोड़ते, हम किसी न किसी की मदद करते रहते हैं। इन पंक्तियों का अर्थ आप ये ले सकते हैं। उम्मीद है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए, इसे लिख भी लेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी और इसी में से आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो आप इसे पढ़ लें, समझ लें और इसे याद जरूर कर लें। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा। और देखिए, ये 12th वालों के लिए नहीं है, इसे कोई भी, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी इसमें से काफ़ी कुछ सीख सकता है, क्योंकि एग्जाम में से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। एकेडमिक भी चलेगा, क्योंकि देखिए 12th के जो बच्चे हैं उनके बारे में तो विचार करना पड़ेगा ही, और उनके लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ आने वाला है, तो साथ दें और जितना उसके से शेयर करें ताकि और बच्चों को भी फायदा हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।